अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मुस्तजाब हैदर, आपका फ़िज़िक्स टीचर। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है रेजोनेंस। रेजोनेंस को सीखेंगे ये असल में होती क्या है और फिर इसकी एग्जांपल्स को भी डिस्कस करेंगे और फिर एक एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट के थ्रू इसे समझने की कोशिश भी करेंगे। तो चलें लाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं और लेक्चर का आगाज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में ये चीज़ सीखी थी कि हमारी ऑसिलेशंस की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। उन्हीं टाइप्स को हम लोगों ने क्लासिफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ फोर्स। अगर हमारे पास कोई ऐसा ऑसिलेटर है जो कि ऑसिलेट कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ एनी फोर्स, तो हम उसे कहते थे कि ये फोर्स्ड ऑसिलेशन है। और उस फोर्स्ड ऑसिलेशन में जो ऑब्जेक्ट ऑसिलेट कर रहा होता था उसे हम ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर का नाम देते थे। और जो इन द एब्सेंस ऑफ फोर्स ऑसिलेशन हो रही होती थी हम उसे फ्री ऑसिलेशन का नाम देते थे। जो हमारे पास फोर्स्ड ऑसिलेशन थी और जो ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर था, इसको हम देखें तो ये भी दो टाइप के थे। एक तो वो टाइप थी कि जिसमें ऑसिलेशन इन द प्रेजेंस ऑफ रेजिस्टिव फोर्स होती थी। हमने उसमें देखा था कि ऑसिलेशन विद द पैसेज ऑफ टाइम उसका एम्पलीट्यूड कम होता जाता था और अल्टीमेटली हमारा जो ऑसिलेटर है वो अपने मीन पोजीशन पे आके रुक जाता था। अब जो हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं वो एक कॉन्सेप्ट है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो है रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या है? रेजोनेंस ये है कि अगर हमारे किसी भी ऑसिलेटर के ऊपर एक पीरियोडिक फोर्स लग रही हो, तो इन द प्रेजेंस ऑफ दैट पीरियोडिक फोर्स हमारे पास जो ऑसिलेटर है उसका एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन, उसका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ग्रेजुअली इंक्रीज कर सकता है। तो अगर ऐसा कोई काम हो जाए तो हम उसे रेजोनेंस का नाम देते हैं। हम इसकी डेफिनेशन को यहाँ पे समझते हैं और उसके बाद एग्जाम्पल से इसे सीखने की कोशिश करते हैं। हमारे सामने स्टूडेंट्स डेफिनेशन लिखी हुई है। रेजोनेंस अकर्स when the frequency of the applied periodic force, यानी इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ लिखी हुई है वो ये है कि हमारे पास एक पीरियोडिक फोर्स होनी चाहिए जो हम अप्लाई कर रहे हैं। अगर उस अप्लाइड पीरियोडिक फोर्स की जो फ्रीक्वेंसी है इज़ इक्वल टू वन ऑफ द नेचुरल फ्रीक्वेंसीज ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द फोर्स्ड और ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर, जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं अगर उस फोर्स की पीरियोडिक फ्रीक्वेंसी जो है हमारे ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाए तो हम एक ऐसा फिनोमिना ऑब्जर्व करते हैं जिसे हम रेजोनेंस का नाम देते हैं। और इस फिनोमिना में बेसिकली होता क्या है? इसमें होता ये है स्टूडेंट्स कि एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन जो हमारे पास होता है वो इंक्रीज करता चला जाता है। एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन increases, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ग्रेजुअली इंक्रीज करता चला जाता है। और हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। बहुत सारी एग्जाम्पल्स हमारी बुक में कोट की गई हैं जिनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले इसको समझने के लिए हम एक बिल्कुल सादा और बिल्कुल जनरल एग्जाम्पल का सहारा लेते हैं। और वो एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स हमारे पास एक स्विंग की, एक झूले की, एक स्विंग की, जिससे हम रेजोनेंस को समझ सकते हैं। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि एक स्विंग जो होता है, एक जो झूला होता है जिसको हम कहीं पार्क में या किसी भी जगह पे देखते हैं, वो एक पेंडुलम की तरह बिहेव करता है। यानी वो रस्सियों से बंधा हुआ होता है और उसका जो मैस है वो उसके बॉटम के करीब मौजूद होता है। लेट्स सपोज फ्रेंड्स आप इसी तरह से समझें कि एक स्विंग है और उस स्विंग में ये एक अपर पार्ट है जहाँ जो फिक्स्ड है, और फिर हमने रोप्स की मदद से, रस्सियों की मदद से यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट जो है उसको बांधा हुआ है। लेट्स सपोज उस ऑब्जेक्ट को हम एक सर्कुलर स्फेरिकल मैस के साथ ही रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब स्टूडेंट्स अगर हम इस पे फोर्स लगाएं, जिस तरह हम स्विंग पे फोर्स लगाते हैं, अगर किसी को हम स्विंग देना चाहते हैं, झूला देना चाहते हैं, तो हम उस पर एक फोर्स लगाते हैं, उसको धक्का देते हैं और वो एक सर्टन हाइट तक जाता है, एक सर्टन एम्पलीट्यूड कवर करता है और उसके बाद वापस पीछे की तरफ आना शुरू करता है। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स जब हमने इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई की, तो इस फोर्स की एप्लीकेशन की वजह से हमारा ये जो पेंडुलम है, ये जो स्विंग है, ये इस पॉइंट तक पहुंच जाती है। अब स्टूडेंट्स क्या होगा कि इधर तक जाएगी सर्टन हाइट तक और उसके बाद वापस पीछे की तरफ आना शुरू हो जाएगी और फिर ये पीछे की तरफ आएगी और ये मूव करते करते मेन पोजीशन पे पहुंचेगी, लेकिन मेन पोजीशन पे रुकेगी नहीं बल्कि मेन पोजीशन से भी
पीछे चली जाएगी और फिर लेट्स सपोज स्टूडेंट्स वो मूव करते करते इस जगह पे आ जाती है। अब हम लोग ये जानते हैं कि थोड़ा सा एक स्टे होगा, एक इंस्टेंट का स्टे होगा, ये यहाँ पे रुकेगी और उसके बाद वापस आगे की तरफ जाना शुरू कर देगी। अब स्टूडेंट्स इमेजिन करें कि जो हम लोगों ने इनिशियली इस पे एक फोर्स लगाई थी, अब उस फोर्स को पीरियोडिक कर देते हैं। पीरियोडिक का मतलब क्या है कि वो फोर्स आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम बार बार इसके ऊपर लग रही होगी। कैसे? लेट्स सपोज स्टूडेंट्स हम इस पे इस तरह से एक फोर्स अप्लाई करते हैं इस डायरेक्शन में। जैसे ही इसकी एक साइकिल कंप्लीट होता है, ये यहाँ से इस जगह पे गया और घूम के वापस इधर आया, हम इसको हल्का सा एक पुश देते हैं। जब पुश देंगे तो अगली दफ़ा जो इसकी हाइट है वो पहले से ज़्यादा हो जाएगी और फिर जब ये वापस पीछे की तरफ आ रहा होगा और दोबारा से इस जगह पे पहुंचेगा, यानी अपना एक साइकिल कंप्लीट कर लेगा, तो हम एक दफ़ा फिर इसको पुश देंगे। तो आप लोग इमेजिन कर सकते हैं कि इस केस में क्या होगा कि हर एक पुश के बाद इसका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन पहले से ज़्यादा होता जाएगा। अब अगर आप इस चीज़ पे गौर करें कि हम लोग एक ऑसिलेटर पे कंटिन्यूस फोर्स लगा रहे हैं, एक पीरियोडिक फोर्स लगा रहे हैं। जैसे ही हमारे ऑसिलेटर का एक साइकिल कंप्लीट होता है, हम उसके बाद उस पर एक फोर्स लगा देते हैं। यानी अगर मैं ये कहना चाहूँ कि हमारे ऑसिलेट करते हुए ऑसिलेटर का जो टाइम पीरियड है और हमारी पीरियोडिक फोर्स का जो टाइम पीरियड है, वो दोनों टाइम पीरियड्स इक्वल हैं। यानी जैसे ही उसका एक चक्कर पूरा होता है, हम दोबारा फोर्स लगा देते हैं। जैसे ही दूसरा चक्कर पूरा होता है, हम दोबारा फोर्स लगा देते हैं। यानी जो उस पर फोर्स लग रही है, उस फोर्स की फ्रिक्वेंसी और ऑसिलेट करते हुए ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर की फ्रिक्वेंसी, ये दोनों फ्रिक्वेंसीज आपस में इक्वल हैं। और इस इक्वल फ्रीक्वेंसी का रिजल्ट क्या हो रहा है कि हमारा जो ऑसिलेटर है उसका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन कंटिन्यूअसली बढ़ता चला जा रहा होगा। आपका स्विंग ऊपर और ऊपर और ऊपर, हर एक साइकिल के बाद वो पहले से ज़्यादा एम्पलीट्यूड जो है वो कवर करता जा रहा होगा। इस इंक्रीज इन एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन जो है, हम इसे रेजोनेंस का नाम देते हैं। और ये कब हो रहा है, अब इस डेफिनेशन को हम दोबारा देखते हैं तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। क्या है कि इट इज़ resonance occurs when the frequency of applied periodic force is equal to one of the natural frequencies of vibration of the forced or driven harmonic oscillator। कि हमारे पास जो periodic force है उसकी फ्रीक्वेंसी इस ऑसिलेट करते हुए ऑब्जेक्ट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाती है। तो उस वक्त एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन कंटिन्यूसली इंक्रीज करता चला जाता है। इस फिनोमिना को हम लोग नाम देते हैं रेजोनेंस का। तो स्टूडेंट्स यकीनन आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब आगे चलते हैं और इसकी और एग्जांपल्स भी देखते हैं। स्टूडेंट्स बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जो हमारी बुक में कोट की गई हैं, उन्हीं में से एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल यहाँ पे भी है, द कॉलम ऑफ सोल्जर्स। स्टूडेंट्स हम लोग जानते हैं कि जब सोल्जर्स मार्च पास्ट कर रहे होते हैं, यानी किसी जगह पे जा रहे होते हैं, तो उनके जो मूवमेंट है, उनके जो कदम हैं वो रिदमेटिक होते हैं। एक साथ सोल्जर्स कदम उठाते हैं और एक साथ कदम नीचे रखते हैं। अब लेट्स सपोज एक बहुत लंबा स्पैन है और ब्रिज है बहुत लंबा जो सस्पेंडेड फॉर्म में मौजूद है, और अगर उस पर बहुत ज़्यादा कॉलम ऑफ सोल्जर्स में सोल्जर मूव कर रहे हों, तो इमेजिन करें कि उस सस्पेंडेड ब्रिज पे अगर बहुत सारे सोल्जर्स एक साथ कदम नीचे रखते हैं, तो वो ब्रिज भी डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में जाएगा और वो ऑसिलेट करेगा, फिर वापस ऊपर की तरफ आएगा। अब जब वापस ऊपर की तरफ आता है और उसके बाद वो नीचे जाने लगता है, तो लेट्स सपोज सारे सोल्जर्स एक साथ अपना सेकंड स्टेप उसके ऊपर प्लेस कर देते हैं। यानी अगर जो स्टेप्स की फ्रीक्वेंसी है वो फोर्स है, बेसिकली वो आपके ब्रिज की ऑसिलेट करने की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाए, तो फिर उससे क्या होगा कि हमारा जो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन है, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन है हमारे ब्रिज का, वो कंटिन्यूसली इंक्रीज करता चला जाएगा और वहाँ पे भी रेजोनेंस नज़र आएगी। और अगर इसको बहुत ज़्यादा देर तक जो सोल्जर्स हैं अगर उस पर मूव करते रहें, तो फिर उसका अल्टीमेट इफेक्ट ये हो सकता है कि बहुत ज़्यादा एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इंक्रीज कर सकता है। इसके स्टूडेंट्स एक एग्जांपल हमारी बुक में भी दी गई है, एक फेमस टेकोमा ब्रिज के कोलैप्स की एग्जांपल। उसमें हमें ये चीज़ बताई गई कि एक बड़ा फेमस ब्रिज था जिसको सस्पेंडेड फॉर्म में बनाया गया था, डिज़ाइन किया गया था, और उसने
कुछ अरसे के बाद अपनी कंस्ट्रक्शन के बाद उसमें हमें हल्की हल्की ऑसिलेशन नज़र आना शुरू हुई, और वो ऑसिलेशन विद द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज़ करती चली गई। अब वो इंक्रीज़ क्यों कर रही थी? क्योंकि वो जिस एरिया में बनाया गया था उस एरिया में जो विंड थी उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी हमारे ब्रिज की नेचुरल ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी से मैच कर गई थी। अब वो जो एयर थी वो हर एक ऑसिलेशन में उस पे फोर्स एक्सर्ट कर रही थी, चाहे वो फोर्स बहुत ज़्यादा कम थी, और इतनी थोड़ी सी फोर्स थी कि एयर उस ब्रिज के एम्पलीट्यूड को एक साइकिल में बहुत थोड़ा सा इंक्रीज करती थी। लेकिन वो इंक्रीज ग्रेजुअल था, वो कंटिन्यूसली, जैसे इसका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इंक्रीज कर रहा था तो उसका भी एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन कंटिन्यूसली इंक्रीज करता रहा, और वो इंक्रीज करते 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 अल्टीमेटली इतना ज़्यादा हो गया कि वो ब्रिज फाइनली कोलैप्स कर गया। तो रेजोनेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसी तरह से हमारे जो बिल्डिंग्स हैं, जो हमारे स्ट्रक्चर्स हैं, उन सारे स्ट्रक्चर्स में रेजोनेंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि अगर हम इसको इग्नोर कर दें तो बहुत छोटी सी फोर्स भी बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है, क्योंकि एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन वो छोटी सी फोर्स भी कंटिन्यूसली इंक्रीज करती रहती है, और उसका इंक्रीज हो के बहुत ज़्यादा हो जाना उसके कोलैप्स का, उसके डैमेज का बायस बन सकता है। ये इसके डिसएडवांटेज थे। इसके एडवांटेजेस भी हैं जो एग्जांपल्स की फॉर्म में लिखे हुए हैं। एक जो इसका फिनोमिना जिसे बहुत ज़्यादा हम लोग अपनी एवरीडे लाइफ में देखते हैं वो है ट्यूनिंग ऑफ अ रेडियो। अगर आपके पास एक रेडियो है और आप उसे चलाना चाहते हैं तो हम देखते हैं कि रेडियो के ऊपर डिफरेंट स्टेशंस होते हैं, रेडियो स्टेशंस, जिनको डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज़ पे ऑपरेट किया जाता है। अगर आप एक ख़ास रेडियो स्टेशन सुनना चाहते हैं तो आप अपनी डिवाइस की फ्रिक्वेंसी को चेंज करते हैं, और वो चेंज करना बेसिकली क्या होता है कि दो फ्रिक्वेंसीज़ हैं। एक हमारी डिवाइस की रिसीविंग की फ्रिक्वेंसी है और एक उस चैनल की ट्रांसमिटिंग फ्रिक्वेंसी है। जब हम अपनी डिवाइस में फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रहे होते हैं तो असल में हम लोग क्या कर रहे होते हैं, हम अपनी डिवाइस की जो रिसीविंग फ्रीक्वेंसी है वो अपने रेडियो स्टेशन की ट्रांसमिटिंग फ्रीक्वेंसी से उसे मैच करवा रहे होते हैं। जब वो दोनों मैच हो जाती हैं तो फिर रेजोनेंस होता है, और जो साउंड वहाँ से भेजा गया होता है हम उसे रिसीव कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये एग्जांपल है एक इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस की, जैसे ऊपर वाली जो एग्जांपल्स थी वो मैकेनिकल रेजोनेंस की एग्जांपल्स थी। इसी तरह से स्टूडेंट्स एक और इंटरेस्टिंग इसकी एप्लीकेशन है माइक्रोवेव ओवन के अंदर। अगर हम माइक्रोवेव ओवन को देखें, उसे ऑब्जर्व करें, तो हम देखते हैं कि किसी भी चीज़ को गर्म करने के लिए हम उसके अंदर प्लेस करते हैं और थोड़ा सा टाइम गुजरता है और वो चीज़ गर्म हो जाती है। और उसमें आपने एक चीज़ और भी ऑब्जर्व की होगी कि कुछ चीज़ें ज़्यादा गर्म होती हैं और कुछ चीज़ें कम गर्म होती हैं। जैसे आपने ब्रेड और मीट एक साथ अगर माइक्रोवेव ओवन के अंदर प्लेस किया होगा तो आप देखेंगे कि आपका ब्रेड उतना ज़्यादा गर्म नहीं हो रहा होगा जितना आपका मीट जो है वो गर्म हो जाता है। अब ये क्या वजह है और किस तरह से विदाउट फायर, विदाउट हीटिंग माइक्रोवेव ओवन जो है वो किसी भी चीज़ को गर्म कर देता है? वो भी करता है रेजोनेंस की वजह से। अब ये रेजोनेंस कैसे होती है कि हम लोग स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी की माइक्रोवेव्स अपने फूड के ऊपर गिराते हैं। वो जो एक छोटा सा कंटेनर है, एक चैम्बर है, उसके अंदर हम यही काम करते हैं कि फूड हमने प्लेस की और उसके ऊपर स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी की माइक्रोवेव्स गिराई। अब जो माइक्रोवेव स्टूडेंट्स उस पे गिर रही हैं वो इस तरह की फ्रीक्वेंसी की माइक्रोवेव्स हैं कि उनकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी हमारे फूड के अंदर मौजूद वाटर और फैट के मॉलिक्यूल्स की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है। अब इसका एडवांटेज क्या होगा? इसका एडवांटेज ये होगा कि जब वो फूड के ऊपर गिरेगी तो फूड के अंदर फैट और वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ऑसिलेट करना शुरू कर देंगे, और उनकी ऑसिलेशन की वजह से हीट जनरेट होगी और हमारी फूड जो है वो गर्म होना शुरू हो जाएगी। अब कोई ऐसा ऑब्जेक्ट अगर आप उसके अंदर प्लेस कर देते हैं जिसमें फैट और वाटर के मॉलिक्यूल नहीं हैं, तो फिर जो हमारी फ्रीक्वेंसी उसके ऊपर फॉल करवा रहे हैं वो उनकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच नहीं करेगी। इस वजह से उस चीज़ को गर्म नहीं कर पाएंगे। यानी माइक्रोवेव ओवन उस चीज़ को हीट कर सकता है, उस चीज़ को गर्म कर सकता है जिसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी वो वाली हो जो हमारी माइक्रोवेव्स की फ्रीक्वेंसी से मैच कर रही है। तो इस तरह से हम कुकिंग भी कर सकते हैं और हीटिंग भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये एग्जांपल्स थी, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अब हमारी बुक में इसको एक्सप्लेन करने के लिए फर्दर एक एक्सपेरिमेंट जो है उसका सहारा लिया गया। उस एक्सपेरिमेंट के स्कीमेटिक यहाँ पे मैंने आपके सामने ड्रॉ की हुई है। स्टूडेंट्स, अगर इसे हम लोग देखें
तो ये जो सबसे ऊपर हमें नज़र आ रहा है कि एक रिजिड सरफेस है, ये मूवेबल नहीं है, ये मूव नहीं कर सकता। इसके नीचे हमने एक रॉड लगाया हुआ है, ये जो हमें नज़र आ रहा है दिस इज़ अ रॉड। ये जो रॉड है इसको दो स्ट्रिंग्स के साथ हम लोगों ने यहाँ पे इसके साथ बांधा हुआ है, ये स्ट्रिंग्स हैं, इसके साथ बंधा हुआ है। और फिर इसके नीचे हमारे पास 3 पेयर ऑफ पेंडुलम्स नज़र आ रहे हैं, जैसे ये ए और ए प्राइम, ये 2 पेंडुलम्स ऐसे हैं जिनकी लेंथ सेम है। एक पेयर है बी और बी प्राइम, इनकी भी लेंथ सेम है, और एक पेंडुलम है सी और सी प्राइम, इनकी भी लेंथ सेम है। अब स्टूडेंट्स इमेजिन करें कि हम इसमें से कोई एक पेंडुलम लेते हैं और उसको डिस्टर्ब करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ए को यहाँ से खींच के डिस्टर्ब करता हूँ। जब ए डिस्टर्ब होगा तो ये ऑसिलेट करना शुरू करेगा। अब ऑसिलेट करने की वजह से ये जो रॉड ऊपर है जिसको 2 स्ट्रिंग्स के साथ हम लोगों ने यहाँ पे अटैच किया हुआ है, वो रॉड भी टू एंड फ्रो मूव करना शुरू कर देगा। तो जब वो रॉड मूव करेगा तो रॉड के मूव करने का मतलब ये है कि वो रॉड ये बाकी मौजूद पेंडुलम्स जो हैं उनके ऊपर भी एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, और उसकी वजह से बाकी पेंडुलम्स जो हैं वो भी हिलना शुरू करेंगे क्योंकि वो फोर्स ऊपर से आ रही है। अब क्वेश्चन ये है कि वो फोर्स यहाँ पे जब ट्रांसफ़र हो रही है तो इनमें से कौन से ऐसे पेंडुलम हैं जिसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से इसकी फ्रीक्वेंसी मैच कर रही है फोर्स की जो पीरियोडिक है। तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी तो सिर्फ लेंथ ऑफ पेंडुलम पे डिपेंड करती है। तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास ए पेंडुलम है इसकी फ्रीक्वेंसी इस ए प्राइम पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी से मैच होगी। तो इसका मतलब है कि बाकी सारे पेंडुलम्स डिस्टर्ब तो होंगे, इनकी जो ऑसिलेशन है वो तो हमें नज़र आएगी, लेकिन जो ग्रेजुअली इंक्रीज़ होने वाली ऑसिलेशन होगी वो ए प्राइम की होगी, क्योंकि जो मैक्सिमम एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है वो ए को हो रही है, क्योंकि जो पीरियोडिक फ़ोर्स है उस पीरियोडिक फ़ोर्स की फ्रीक्वेंसी हमारे इस पेंडुलम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल है। और यही काम अगर आप बी को डिस्प्लेस करेंगे तो उससे भी होगा कि अगर बी डिस्प्लेस करते हैं तो बी प्राइम की का एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन कंटिन्यूसली इंक्रीज करता जाता है, और अगर सी को डिस्टर्ब करते हैं तो सी प्राइम का जो एम्पलीट्यूड है वो इंक्रीज करता जाता है। बाकी सबका एम्पलीट्यूड भी चेंज होगा, लेकिन इनका जो चेंज होना है वो सबसे ज़्यादा होगा। तो स्टूडेंट्स ज़रा चलते हैं और इसको एक्सपेरिमेंट की फॉर्म में देखते हैं। ये तो आपको स्कीमेटिक नज़र आ रही है, हमने एक एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन किया है जिसमें हम इसी चीज़ को अप्लाई करके दिखाते हैं, और यकीनन आपकी अंडरस्टैंडिंग उससे बेहतर होगी। स्टूडेंट्स हम लोग रेजोनेंस को सीख रहे हैं, और उस रेजोनेंस को समझने के लिए, सीखने के लिए एक बहुत ही सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है जिसकी बेस पे हम अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर सकते हैं कि असल में रेजोनेंस होती क्या है। तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप आपके सामने है जिसे आप देख सकते हैं कि बिल्कुल टॉप के ऊपर आपको एक सॉलिड फाउंडेशन नज़र आ रही है, एक रिजिड बॉडी है और एक रिजिड सपोर्ट है जो खुद मूवेबल नहीं है। और उसके नीचे हम लोग देखते हैं कि एक रॉड है, ये वुडन रॉड जिसको 2 स्ट्रिंग्स के साथ सस्पेंड किया गया है एक रिजिड सपोर्ट के साथ। और उसके नीचे आपको 3 पेयर ऑफ पेंडुलम्स नज़र आ रहे हैं, जिसमें आप देखते हैं कि एक्सट्रीम्स के ऊपर एक आपको ये ऑरेंज और ग्रीन कलर का बॉल नज़र आ रहा है जो सेम लेंथ के 2 पेंडुलम्स हैं। इसी तरह से आपको मिडल में भी एक पेयर नज़र आ रहा है जिसमें 2 पेंडुलम्स की लेंथ सेम है, और इसी तरह आपको सेंटर में भी एक पेयर ऑफ पेंडुलम्स नज़र आ रहा है जिसकी लेंथ सेम है। अब हम लोग जानते हैं कि किसी भी पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है या उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो सिर्फ उसकी लेंथ पे डिपेंड करती है। तो इन 3 पेयर्स में अगर हम लोग बात करें तो इसका मतलब है कि ये एक्सट्रीम पे मौजूद जो 2 पेंडुलम्स हैं उन दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, दोनों का टाइम पीरियड सेम होना चाहिए। इसी तरह जो ये मिडल में 2 हमें पेंडुलम्स नज़र आ रहे हैं इनकी भी फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, और जो सेंटर में हमारे पास 2 पेंडुलम्स हैं इनकी भी फ्रीक्वेंसी आपस में सेम होनी चाहिए। लेकिन अगर इन पेयर्स के अलावा हम 2 पेंडुलम्स का कंपैरिजन करते हैं तो उनकी फ्रीक्वेंसी सेम नहीं होगी। अब स्टूडेंट्स ये जो रॉड सेंटर में है ये सस्पेंडेड है। अब सस्पेंडेड रॉड का मतलब ये है कि अगर किसी एक पेंडुलम की भी मूवमेंट होगी तो ये जो रॉड है ये उसके साथ मूव करेगा, और रॉड की मूवमेंट की वजह से एनर्जी जो है वो एक पेंडुलम से दूसरे पेंडुलम में ट्रांसफ़र हो सकती है। अब स्टूडेंट्स अगर इसी फिनोमिना को हम लोग देखें तो हम इसमें से किसी एक पेंडुलम को डिस्टर्ब करते हैं, और उसकी वजह से जो एनर्जी ट्रांसफ़र है बाकी सारे पेंडुलम्स में हम उसका
एग्जामिनेशन करते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास जो मिडल में पेंडुलम है, हम उसमें से एक पेंडुलम को डिस्टर्ब करते हैं। फॉर एग्जांपल, इस पेंडुलम को बिल्कुल लिटरली हम लोग परपेंडिकुलर टू द प्लेन डिस्प्लेस करते हैं और उसके बाद रिलीज कर देते हैं। अब जब ये पेंडुलम मूव कर रहा है तो हम देखते हैं कि जो रॉड सस्पेंडेड है वो रॉड भी साथ में मूव करना शुरू करेगा, और उस रॉड की मूवमेंट की वजह से एनर्जी ट्रांसफ़र होगी, और हम देखते हैं कि वो एनर्जी तमाम पेंडुलम्स में ट्रांसफ़र हो रही है। लेकिन जिस पेंडुलम में वो एनर्जी सबसे ज़्यादा ट्रांसफ़र हुई है, वो हमारे पास ब्लू कलर का बॉल है, जिसकी फ्रीक्वेंसी हमारे येलो की फ्रीक्वेंसी के बराबर थी। तो अब आप देख सकते हैं कि जो हमारा येलो पेंडुलम था, उसका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन कम हो रहा था और ब्लू का इंक्रीज़ हुआ। और अब अगर आप देखें तो ब्लू का जो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन है वो डिक्रीज़ हो रहा है और येलो का इंक्रीज़ होता जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो ट्रांसफ़र कर रहा है येलो पेंडुलम ब्लू को, और फिर ब्लू जो है वो ट्रांसफ़र कर रहा है येलो को। इसकी वजह क्या है? इसकी बेसिक रीज़न ये है कि दोनों की नेचुरल फ्रीक्वेंसीज़ सेम है, और रेजोनेंस के केस में जो एनर्जी ट्रांसफ़र है वो मैक्सिमम होती है अगर फ्रीक्वेंसीज़ सेम हो। दूसरे पेंडुलम्स की मूवमेंट इस एनर्जी की वजह से नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे डैम्पिंग हो जाती है, और डैम्पिंग की वजह से जो पेंडुलम्स हैं वो अल्टीमेटली स्लो डाउन होते हैं और रुक जाते हैं। लेकिन ये जो 2 पेंडुलम्स हैं, इनकी मूवमेंट बिल्कुल उसी तरह से, एक जो है वो दूसरे को एनर्जी ट्रांसफ़र करता है और दूसरा पहले वाले को। क्योंकि जो एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है, जो पीरियोडिक फ़ोर्स लग रही है, उसकी फ्रीक्वेंसी दूसरे पेंडुलम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर है। स्टूडेंट्स, यही जो चीज़ हमने ऑब्ज़र्व की है, ये सेकंड पेयर ऑफ पेंडुलम पे भी हम देखते हैं कि क्या वही इफ़ेक्ट हमें नज़र आता है या नहीं आता। अगर हम 2 सिमिलर लेंथ जो कि मिडल में मौजूद हैं, उनमें से किसी एक पेंडुलम को डिस्टर्ब करते हैं, तो उसकी वजह से जो एनर्जी ट्रांसफ़र है, क्या वो भी मैक्सिमम उसी लेंथ के पेंडुलम में होगी या किसी और में होगी, वो भी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो लेट्स सपोज स्टूडेंट्स, हम इसमें से एक पेंडुलम लेते हैं और इसको हम लोग डिस्प्लेस करते हैं। अब जब ये मूव करना शुरू कर रहा है तो देखें जो एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है वो बाकी सारे पेंडुलम्स में भी हो रही है। लेकिन उस एनर्जी के ट्रांसफ़र से जो हमारे पास ये 4th नंबर वाला पेंडुलम है, ये आहिस्ता-आहिस्ता इसका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इंक्रीज़ करता जा रहा है। और बाकी जो पेंडुलम्स हैं वहाँ पे भी एनर्जी ट्रांसफ़र हुई है, लेकिन जो मैक्सिमम एनर्जी ट्रांसफ़र हमें नज़र आ रही है वो उस पेंडुलम में है, जिसका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ग्रेजुअली इंक्रीज़ किया है। और बाकी पेंडुलम्स जो हैं उन्होंने एनर्जी एब्ज़ॉर्ब की, लेकिन वो एनर्जी एब्ज़ॉर्ब करने के बाद रुक गए। और अब देखें कि जैसे-जैसे जो 4 नंबर वाला पेंडुलम है उसका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ज़्यादा हुआ था, इसका रेड पेंडुलम का एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन कम हो गया था। अब वहाँ से एनर्जी वापस ट्रांसफ़र हो रही है, और जब उसकी एनर्जी चलेगी तो वो इन सारे पेंडुलम्स में से जो सबसे ज़्यादा ट्रांसफ़र हो सकती है, वो उसी पेंडुलम पे होगी जिसकी लेंथ उसके बराबर है। यानी बेसिकली जो ऊपर रॉड है हमारे पास, उस रॉड की मूवमेंट की वजह से जो पीरियोडिक फ़ोर्स हमारे पेंडुलम पे लगती है, उस पीरियोडिक फ़ोर्स की नेचुरल फ्रीक्वेंसी इक्वल होती है हमारे सेम लेंथ के पेंडुलम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ। इसलिए जो एनर्जी ट्रांसफ़र है वो मैक्सिमम हो जाती है। अब यही फिनोमिना हम लोग अपने थर्ड पेयर ऑफ पेंडुलम के लिए भी ऑब्ज़र्व करते हैं। अब स्टूडेंट्स, अगर हम थर्ड पेयर को देखें जो कि फर्स्ट और लास्ट पेंडुलम से मिलके बनता है, जिन दोनों की लेंथ्स इक्वल हैं। अगर हम इसमें से किसी एक को डिस्टर्ब करते हैं तो उसकी वजह से रॉड मूव करेगा, और रॉड से जो है फोर्स वो ट्रांसफ़र होगी और वो इन तमाम पेंडुलम्स तक जाएगी। और हमने देखना है कि उस फोर्स की वजह से जो एनर्जी आगे मूव कर रही है वो किस में सबसे ज़्यादा ट्रांसफ़र होती है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम अपने प्रीवियस यहाँ पे ऑब्जर्वेशन को देखें तो एनर्जी सबसे ज़्यादा उस पेंडुलम पे ट्रांसफ़र होनी चाहिए जिसकी लेंथ इसके बराबर है, क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी सेम होगी। तो फिर स्टूडेंट्स, हम इसे डिस्प्लेस करते हैं और देखते हैं कि क्या ये इफ़ेक्ट हमें थर्ड पेयर में भी नज़र आता है। तो देखें स्टूडेंट्स, हमने डिस्टर्ब किया और आप देखेंगे कि वो एनर्जी ट्रांसफ़र तमाम पेंडुलम्स में हो रही है। लेकिन
जो ग्रीन पेंडुलम है, जो लास्ट पेंडुलम है, उसका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ कर रहा है और उसका इंक्रीज़ करने की वजह क्या है कि जो मैक्सिमम एनर्जी ट्रांसफ़र है वो उस तक पहुंच रही है। बाकी पेंडुलम्स में जो एनर्जी ट्रांसफ़र है वो तो होती है, लेकिन क्योंकि फ़ोर्स की ट्रांसफ़र की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो उनसे मैच नहीं करती, इसलिए वो पीरियोडिक इंक्रीज़ नहीं होता। लेकिन अगर हम ग्रीन पेंडुलम को देखते हैं तो पीरियोडिक इंक्रीज़ हुआ है और इंक्रीज़ होते-होते हर एक ऑसिलेशन के बाद उसका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बढ़ता चला जाता है और यही स्टूडेंट्स फिर बेसिक रेजोनेंस है। यानी हम लोग कहते हैं कि अगर ट्रांसफ़र होने वाली एनर्जी मैक्सिमम हो तो वो उस वक़्त होती है जब रेजोनेंस होती है। और रेजोनेंस क्या है कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे फ़ोर्स लगाएँ और उस फ़ोर्स को पीरियोडिक फ़ोर्स की फ़ॉर्म में लगाएँ और उस पीरियोडिक फ़ोर्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारे ऑसिलेट करते हुए ऑब्जेक्ट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो, तो इस केस में एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ग्रेजुअली इंक्रीज़ करता चला जाता है। इस फिनोमेना को हम लोग नाम देते हैं रेजोनेंस का। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक जिसको हमने डिस्कस किया रेजोनेंस को, यकीनन आपने अच्छे से समझा होगा। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।